बच्चों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि गूगल, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स के बैकग्राउंड में काम करती है। और सबसे अच्छी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस लैंग्वेज के बारे में ये है कि ये लैंग्वेज बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। कोई भी बच्चा जो कोडिंग सीखना चाहता है, अगर वो इस लैंग्वेज से शुरुआत करे, तो उसके लिए सीखना प्रोग्रामिंग को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो हे स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द कंप्यूटर साइंस सीरीज ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग क्लास 11th में कोडिंग का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। इस चैप्टर में हम मेनली ये जानेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो है क्या, किस किस जगह पे ये काम आती है, कैसे कैसे ये यूज होती है। और मेनली कोडिंग का बस एक फंक्शन इस चैप्टर में इन्वॉल्व है, दैट इज प्रिंट। हम मेनली डिस्प्ले करना सीखेंगे डेटा को, कि कैसे आप डेटा को प्रोग्रामिंग के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हो, क्या मेथड्स है, कौन सा फंक्शन यूज होता है और उस फंक्शन को हम कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन पे, और आज हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, स्टार्टिंग ऑफ कोडिंग। तो बच्चों, इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन से सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि देखो अब आप कोडिंग शुरू कर रहे हो, तो कोडिंग शुरू हो रही है तो काम भी तो एक सॉफ्टवेयर पे होगा ना, कोड जो रन होगा वो एक सॉफ्टवेयर पे होगा। तो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है ये जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद सीधा सर्च करना है यहाँ पे python.org। ठीक है, वैसे देखो पाइथन की कोडिंग करने के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, बट आप लोगों का स्कूल जो सॉफ्टवेयर यूज़ कराएगा, जिसे हम पाइथन का आइडियली कहते हैं, मैं वही बता रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि स्कूल्स में यही चलता है। बाकी पाइचार्म है, VS कोड है, आपको जिससे कंफर्टेबल लगे आप वहाँ कोडिंग कर सकते हो, बट मैं आपको बेसिक सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ जो स्कूल यूज़ करेगा आप लोगों का। ठीक है, डाउनलोड्स पे गए, डाउनलोड्स पे आने के बाद यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर और गेट द स्टैंड अलोन इंस्टॉल फॉर पाइथन 3.14.5। तो बस इस पर क्लिक कर देना है, गेट द स्टैंड अलोन वाले पे क्लिक किया मैंने, तो मेरे ये पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा बच्चों। अप्रॉक्स 29 MB का है। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगी, जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगी, आपको बस इसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल्ड पहले से पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा इसे। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल से स्टेप है इंस्टॉलेशन के, कुछ भी नहीं, बस आप अपना क्लिक कर दो उस पर, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते इंस्टॉल कर लेना, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्योंकि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड पड़ा है तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ आगे क्या होगा। जब आप इसे इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लोगे, अपना विंडो बटन प्रेस करना और यहाँ सर्च करना बच्चों IDLE। जैसे आप सर्च करोगे ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो मेरे पास 3.13 वर्जन वाला है, इस टाइम 3.15 या 14 चल रहा है कुछ। ठीक, तो जो वर्जन होगा उस हिसाब से वो इंस्टॉल होकर यहाँ पे नाम दे देगा। आपको इसको क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो ये बच्चों इंटरेक्टिव मोड होता है। देखो कोडिंग भी दो जगह होती है, एक होती है इंटरेक्टिव मोड, एक होती है स्क्रिप्ट मोड। अभी मैं आपको चैप्टर में इसका डिफरेंस पढ़ाऊंगा कि इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड में क्या फ़र्क होता है, बट हम जो कोड करते हैं वो इसमें नहीं करते हैं, इंटरेक्टिव मोड में नहीं करते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें फाइल पे जाना होता है, न्यू फाइल पे क्लिक करना होता है, न्यू फाइल, और यहाँ जाके अब आपका आया स्क्रिप्ट मोड, यहाँ पे आपको कोडिंग करनी है बच्चों, इस जगह पे आपको कोडिंग करनी है। क्लियर हुई बात बच्चों? तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर का आइडिया दे दिया कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। अब हम आज अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है बच्चों गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ठीक है, तो आज हमारा पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ठीक, अब इस चैप्टर में मेनली है क्या, सबसे पहले तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको बताया गया है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। ठीक, और उसके बाद फिर इसका यूज़ क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब इसके बारे में, और फिर एक फंक्शन बताया गया है जिसका नाम है प्रिंट। तो आज के लेक्चर में हम यही सब समझेंगे और मेन इस चैप्टर गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन को आज खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा छोटा सा चैप्टर है। चलो, सबसे पहले पाइथन क्या है भाई, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used in different fields like सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होती है ये। ठीक है, दूसरा वेब डेवलपमेंट में भी यूज होती है, कहीं कहीं, उतना मेजर यूज नहीं है बट कहीं कहीं यूज होती है। तीसरा आपका AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। चौथा मशीन लर्निंग में। ठीक है, पांचवा नेक्स्ट डेटा साइंस में।
और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पाइथन का यूज़ होता है। इसीलिए ये लैंग्वेज आज की डेट में सबसे ट्रेंडिंग बनी हुई है, क्योंकि कई सारी फील्ड्स में ये काम करती है, कई सारी, इनफैक्ट कहीं कहीं तो गेम डेवलपमेंट में भी थोड़ा बहुत इसका यूज़ हो जाता है, ठीक है। और कई सारे प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में जो फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, सबके बैकग्राउंड में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही काम कर रही है, ठीक है। तो कई जगह इसका यूज़ है बच्चों, ठीक। उसके बाद इस लैंग्वेज को डेवलप किसने करा था? पाइथन इज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रॉसम। ये डेवलपर का नाम है। इन ईयर 1995 में ये डेवलप हुई थी बच्चों, इन ईयर 1995। तो बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो इससे पुरानी है। देखो बच्चों, लैंग्वेजेस पे ना काम बहुत टाइम से चलता है, बट उनकी डेवलपमेंट डेट तब मानी जाती है जब वो मेनली इम्प्लीमेंटेशन में आती हैं। तो 1995 से ये इम्प्लीमेंटेशन में आई थी और काम इस पर बहुत टाइम से चल रहा था। और इस बाकी जो लैंग्वेजेस जैसे जावा, C++, ये सब इससे पुरानी लैंग्वेजेस है। ये भी ट्रेंडिंग लैंग्वेज है और बूम में आई है मेनली जब से AI इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ है, जब से डिजिटल इंडिया का स्टार्ट हुआ है, तब से पाइथन को बहुत बूम कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी डन, पाइथन के डेवलपर को जान गए आप। नेक्स्ट इसके बाद आता है पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोडिंग लैंग्वेज दो तरीके की होती है, मतलब कोडिंग लैंग्वेज की जो एग्जीक्यूशन है ना वो दो तरीके की होती है, एक होती है कंपाइल्ड और एक होती है इंटरप्रेटेड। अब दोनों में फ़र्क क्या है सर? और हमारी पाइथन जैसे आप बता रहे हो इंटरप्रेटेड है, तो कंपाइल्ड कौन सी है? मैं आपको बता देता हूँ। जावा और पाइथन दो लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इंटरप्रेटेड है, और C और C++ ये लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कंपाइल्ड है। फ़र्क क्या है दोनों की वर्किंग में, कैसे कंपाइल्ड या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज काम करती है? सुनो मेरी बात। अगर कोई लैंग्वेज कंपाइल्ड है, मतलब कंपाइलर उसके कोड को रन कर रहा है, मतलब उसके कोड को कौन रन कर रहा है बच्चों? कंपाइलर। तो कंपाइलर का करने का तरीका क्या होता है? एग्जीक्यूशन। कंपाइलर एक ही बार में पूरा कोड पढ़ लेता है। मान लो आपने 100 लाइन्स ऑफ कोड बनाया और उस 100 लाइन्स ऑफ कोड में 25 एरर्स हैं, मान लो 25 एरर्स हैं, आपने कहीं कुछ लिखने में मिस्टेक कर दी है, तो कंपाइलर क्या करेगा? 100 की 100 लाइन पहले ही डीबग कर लेगा, सारी लाइन चेक कर लेगा, और जितने भी एरर्स होंगे उसे मिलेंगे, जैसे 25 एरर मिले, वो इकट्ठा आपको 25 एरर दे देगा, एक साथ ही 25 एरर दे देगा कि भाई इन 25 एरर्स को सॉल्व करो, ठीक है। ये करता है कंपाइलर। कंपाइलर ऐसे काम करता है, एक ही बार में एग्जीक्यूट कर लेता है पूरा, और जो एरर्स होते हैं इकट्ठा दे देता है कि 25 एरर है, इनको सॉल्व कर दो, फिर मैं रन कर दूंगा। और इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर आपकी कोड को मान लो 100 लाइन्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, पहले लाइन को किया, दूसरी को किया, तीसरी में उसको एरर मिल गया, तो वो तीसरी पे ही रुक जाएगा बच्चों, तीसरी पे रुक जाएगा और आपको बोलेगा कि जब तक आप ये तीसरी लाइन का एरर ठीक नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या कोड को रन नहीं कराऊंगा आगे। तो जब आप तीसरी लाइन का एरर ठीक कर दोगे तो फिर वो चेक करना शुरू करेगा आगे, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, मान लो 10th लाइन पे उसको दूसरा एरर मिला तो फिर वहीं रुक जाएगा। तो आप देख रहे हो इंटरप्रेटर इकट्ठा एरर नहीं दे रहा, हर लाइन पे रुक जा रहा है और आपको बता रहा है इस लाइन में एरर है, ठीक करो। तो इंटरप्रेटर में जो डीबगिंग होती है ना बच्चों, वो कंपाइलर के कंपैरिजन में आसान होती है, आप कोड का एरर इजीली निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि लाइन उसी, मतलब कोड जो है उसी लाइन पे जाके रुक जाएगा जिसमें एरर होता है। बट कंपाइलर क्या करता है? पूरा कोड पहले पढ़ लेगा और फिर इकट्ठा 25 के 25 एरर आपको पकड़ा देगा कि अब ये एरर ढूंढो और इनको ठीक करो। तो समझ रहे हो बात की? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हमारे लिए थोड़ी सी एडवांटेजेस होती है। बट वर्किंग की अगर मैं बात करूं, कभी कोई पूछे कि कौन सा कोड ज़्यादा फास्ट चलेगा, C++ का या पाइथन का, तो कंपाइलर की वर्किंग ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर से, ठीक। चलो, इंटरप्रेटर भी डन। इसके बाद अगला जो पॉइंट है पाइथन के बारे में, पाइथन बच्चों एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से क्या मतलब है? पाइथन के लिए कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में फ़र्क होता है बच्चों, वो उसको सेम नहीं समझती। जैसे कि इधर एक एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, फिर उसी के थोड़ा और आगे मैंने अपना नाम लिखा, उसी के थोड़ा और आगे मैंने अपना नाम लिखा, और उसी के थोड़ा और आगे मैंने अपना नाम कुछ ऐसे लिखा, ठीक है। अब आपके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये क्या लिखा है, तो आप लोग तो ये बोलोगे ना सर आपका नाम लिखा हुआ दैट इज प्रिंस। बट कोडिंग के लिए चारों चीज़ें अलग अलग हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें सेम नहीं है, चारों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप मैच कराने जाओगे ना कि भाई पहला नाम भी दूसरे नाम की इक्वल तो नहीं है, तो मना कर देगा, इक्वल नहीं है, मना कर देगा आपको। कब इक्वल बोलेगा? जब वो एग्जैक्ट मैच करेंगे। तो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल को अलग समझता है और स्मॉल को अलग। कैपिटल है तो वो कैपिटल से ही मैच कराएगा और स्मॉल है तो स्मॉल से ही मैच कराएगा।
क्लियर है बच्चों, ठीक है। हालांकि इनको ठीक करने के मल्टीपल जुगाड़ हैं आगे पाइथन में, तो धीरे धीरे हमें पढ़ना है। अभी एकदम से सब कुछ नहीं सीखना, कुछ समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे करके समझो चीज़ों को। तो पाइथन के बारे में ये बात भी क्लियर। तो पाइथन के बारे में 11th क्लास के बच्चों को इतना चीज़ें जानना इनफ है और ज़रूरी भी है। आपको ये पता होना चाहिए, 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार आपके एग्जाम में। इसके बाद बच्चों शुरू करते हैं हम अपना पहला फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फंक्शन के बारे में बताया गया है पाइथन के, जिस फंक्शन का नाम है प्रिंट। और मैं इस फंक्शन को आज आपको डिटेल समझाऊंगा कि फंक्शन करता क्या है। देखो, देखने में ये फंक्शन थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, मतलब बड़ा सिंपल सा इसका काम लग सकता है कि क्या सर प्रिंट ही तो करेगा, डिस्प्ले तो करेगा, तो इसमें क्या समझना है। बट समझना है, अभी समझो, क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है बच्चों, ठीक है। इसका काम होता है दिस फंक्शन, प्रिंट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्रिंट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। अब प्री डिफाइंड का क्या मतलब होता है, जो पहले से बना हुआ है, हमारी पाइथन लाइब्रेरी में पहले से बना हुआ है। प्री डिफाइंड फंक्शन या मेथड भी लिख सकते हो ऑफ पाइथन लाइब्रेरी यूज टू डिस्प्ले डेटा ऑन आउटपुट स्क्रीन। अगर आउटपुट स्क्रीन पे डेटा डिस्प्ले करना है तो प्रिंट फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो, डिस्प्ले करने के काम आता है। पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, मैंने नहीं बनाया है, पहले से पाइथन लाइब्रेरी में बना हुआ है। अब एक एक करके हम प्रिंट के सारे एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल 1 बच्चों, मैं यहाँ पे ना कोड को साथ साथ रन भी करता हुआ चलूँगा, तो मैं इन्हें कमेंट कर देता हूँ ताकि एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आपको एग्जाम्पल साथ साथ एग्जीक्यूट भी कराता चलूँगा। और दूसरी बात, ये जो मेरी फाइल है बच्चों, इसे मैं एक नाम से सेव कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि अगर किसी बच्चे को कल को नोट्स चाहिए हो तो मैं उसे प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसे मैं लिख देता हूँ YouTube CS 11th .py। आप ये भी देख लो कि फाइल सेव कैसे होती है। Ctrl+S किया आपने, आपको YouTube CS 11.py नाम से कोई भी नाम दे दो, .py एक्सटेंशन के साथ इसे सेव कर दो। अब ये है कि मेरे पास नोट्स भी पड़े रहेंगे, इसी फाइल में हम आगे 11th पूरी पढ़ते रहेंगे अपनी, तो ये पूरी एक फाइल बन जाएगी जिसमें 11th का पूरा सिलेबस होगा, ठीक। अब पहला एग्जांपल क्या कहता है प्रिंट फंक्शन का, क्या कहता है, इफ एनी वैल्यू, अगर प्रिंट फंक्शन में कोई भी वैल्यू इज पास्ड विद इन सिंगल स्लैश डबल कोट्स, अगर कोई भी वैल्यू सिंगल या डबल कोट्स के अंदर पास होती है इनसाइड अ प्रिंट फंक्शन, देन it will be displayed as it is on the screen। स्क्रीन पे बच्चों as it is डिस्प्ले हो जाएगी। as it is मतलब जैसे आप पास करोगे बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ठीक है। तो आपने पहले एग्जांपल में क्या जाना बच्चों, आपने ये जाना कि अगर मैं कोई भी वैल्यू विद इन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स पास करता हूँ प्रिंट फंक्शन में, तो वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगी एज इट इज। तो एक काम करते हैं, हम प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले प्रिंट में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जिसका P कैपिटल रखूंगा, बाकी सब स्मॉल रखूंगा, ठीक है। और रन करके देखता हूँ कि ये एग्जैक्ट मेरा नाम ऐसा ही दे रहा है कि नहीं, P कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो रन कैसे होता है कोड बच्चों, ये देखो ऊपर रन का बटन है, यहाँ क्लिक करोगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दोगे, या फिर शॉर्टकट की F5 भी प्रेस कर सकते हो आप, ठीक है। लिखी हुई देखो सामने शॉर्टकट की, मैंने प्रेस किया, कोड रन हुआ और आप नोटिस करो कि मेरा नाम प्रिंस आउटपुट में आ गया ना, ठीक है। जरा कुछ और प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट, अब सर अपना ही नाम लिखो बट उसके लेटर्स अजीब से कर दो, P कैपिटल, R स्मॉल, I कैपिटल, N कैपिटल, C कैपिटल, E स्मॉल। अब देखते हैं सेकंड टाइम जो नेम प्रिंट करता है उसे एग्जैक्ट ऐसे ही करता है कि नहीं। रन करा, ये देखो बिल्कुल वैसे, मतलब डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख रहे हो वो एज इट इज छप जा रहा है। जरा कुछ और लिख के दिखाना सर। दैट इज, अगर आप लिखते हो सर प्रिंस प्लस राहुल, अब क्या ये भी एज इट इज आ जाएगा, प्रिंस प्लस राहुल लिखा हुआ आ जाएगा एज इट इज। रन करके देखें एक बार बच्चों, F5, ये देखो एग्जैक्ट वैसे ही आया कि नहीं आया। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, डबल कोट्स में सर कुछ भी लिख रहे हैं वो एज इट इज छप रहा है, एज इट इज। अब एक और चेंज करता हूं, देखो मैं लिखता हूं A इज इक्वल्स टू 100, B इज इक्वल्स टू 10, C इज इक्वल्स टू मुझे नहीं पता। अब देखो कुछ भी स्टेटमेंट लिखी है मैंने, बट वो स्टेटमेंट डबल कोट्स के अंदर है, प्रिंट के अंदर है ना। तो जरा देखते हैं कि एग्जैक्ट प्रिंट होता है कि नहीं।
और देखो a इक्वल्स टू 100, b इक्वल्स टू 10 एंड c इज इक्वल्स टू मुझे नहीं पता। तो ये बात सभी को क्लियर हुई कि अगर प्रिंट के अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो एग्जैक्ट आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। तो ये रहा आपका बच्चों कोड। मैं यहाँ पे इसे भी कमेंट करके एग्जाम्पल के तौर पे छोड़ देता हूँ यहाँ पे, और रन करके इसका आउटपुट अगर देखना होगा तो रन करके आप लोग खुद देख लेना, क्योंकि आप भी भाई कोड को एग्जीक्यूट करना सीखो। क्योंकि कोडिंग ऐसी चीज़ है, सिर्फ इसे रटना नहीं है। रटना तो देखो सिर्फ क्या, बिल्कुल ही नहीं है। डेवलपमेंट समझनी है, और जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे ना उतना फ़ायदे में रहोगे। लैपटॉप पे काम किया करो, ठीक है, टेक से भी इंट्रोड्यूस हो गए, और दूसरा कोडिंग की टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, कोडिंग स्ट्रांग होगी। एग्जाम्पल 1 डन। होप सभी को एग्जाम्पल 1 में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 2 पे मूव करते हैं, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल ने हमें ये बताया कि अगर हम प्रिंट में कोई भी चीज़ डबल कोट्स में डालते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हमें ये बोलता है कि इफ एनी वैल्यू इज पास्ड, एक मिनट बच्चों, इफ एनी वैल्यू इज पास्ड विदाउट डबल कोट्स, विदाउट डबल स्लैश सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स, तब क्या होता है, देन इट इज सर्च्ड एज अ वेरिएबल, सर्च्ड एज अ वेरिएबल if the variable exists, its value is displayed, otherwise error is raised। अब ये क्या पॉइंट था सर, समझते हैं। एग्जाम्पल हमें क्लियर कर देगा कि ये पॉइंट क्या था। ठीक है, देखो मैंने एक कोड बनाया बच्चों, और उसमें डबल कोट्स में लिखा मैंने ए। तो ऑब्वियस है कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, ए आएगा। ये बात मानते हो ना, ए आएगा। ठीक है, आ गया। देखो अब सर ने क्या करा, फिर प्रिंट अगली लाइन में बिना डबल कोट्स के ए लिख दिया। अब क्या आएगा सर, आपने जब डबल कोट्स में लिखा तो वो तो एज इट इज आ गया, बट बिना डबल कोट्स के लिखा तो क्या होगा बच्चों, तो बच्चों एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा एरर, पहले देख लो एरर आ रहा है। ये देखो, ये आपका ए प्रिंट हुआ, पहले वो डबल कोट्स वाला, और फिर दूसरा जब मैं ए प्रिंट करने गया तो उन्होंने बोल दिया नेम ए नॉट डिफाइंड, ए जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब ये एरर क्यों दे रहा है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई भी वैल्यू बिना डबल कोट्स के पास करते हो तो वो उसका वेरिएबल ढूंढता है कोड में, और वेरिएबल नहीं प्रेजेंट होता तो एरर दे देता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू 50। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो प्रिंट डबल कोट्स ए, बिना डबल कोट्स का ए है, ये अब एरर नहीं देगा। ये क्या देगा बच्चों, 50 देगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ए जब बिना डबल कोट्स के पास होगा तो अपना वेरिएबल ढूंढेगा, और यहाँ तो ए का वेरिएबल प्रेजेंट है, तो आप नोटिस करो अब 50 आ जाएगा एरर की जगह, आया ना। अब ऐसे ही सर जरा बी को करना, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कंट्रोल वी, ये मैंने बी को करा डबल कोट्स में, तो एज इट इज, बिना डबल कोट्स के वो भी एरर देगा। देखो रन करता हूँ, पहले ए की वैल्यू ए आया, फिर ए की वैल्यू आई, फिर बी आया, और जब बी को बिना डबल कोट्स के लिखा तो एरर आ गया क्योंकि बी प्रेजेंट नहीं है। बट यहीं पे अगर मैं बी को वैल्यू दे देता हूँ, दैट इज बी इक्वल्स टू 100, तो वही एरर हट के अब बी की वैल्यू 100 प्रिंट होगी, और आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे। तो होप सेकंड एग्जांपल भी सारे बच्चों को क्लियर कि बिना डबल कोट्स के वेरिएबल ढूंढा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 पे मूव करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, एवरी प्रिंट स्टेटमेंट, हर प्रिंट स्टेटमेंट displays its output in a new line। हर एक प्रिंट स्टेटमेंट अपने आउटपुट को नए लाइन में प्रिंट करती है। तो इसका प्रूफ तो सिंपल सा है बच्चों, मैं आपको 3 प्रिंट स्टेटमेंट लगा के दे देता हूँ, दिखा देता हूँ, और 4 लगा देता हूँ या तो। और प्रिंट, देखो मैंने एक नाम दिया अनुज, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, नाम बदल देता हूँ, रजत कुणाल नमन। अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये जो आउटपुट है, ये जो 4 प्रिंट है, ये 4 लाइन में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में सारे आ जाएंगे। तो हर प्रिंट स्टेटमेंट अपने आउटपुट को नए लाइन में लेके जाता है, न्यू लाइन में लेके जाता है। होप ये भी पॉइंट सभी को क्लियर। 3 एग्जाम्पल हमारे कवर हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल 4, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, एक कीवर्ड होता है बच्चों जिसका नाम है एंड। क्या नाम है, END। एंड कीवर्ड
is used to join टू प्रिंट स्टेटमेंट। अगर दो प्रिंट स्टेटमेंट हैं और उनको ज्वाइन करना है तो एंड कीवर्ड का यूज़ होता है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल आपको चीज़ ज़्यादा क्लियर कर देगा, कोडिंग एग्जांपल, ठीक है। इसे कमेंट कर लेता हूँ मैंने क्या करा, सबसे पहले लिखा प्रिंट नमन और फिर मैंने लिखा प्रिंट रजत। अब आप बताओ मुझे, जब इस कोड को रन करूंगा मैं तो आउटपुट कितनी लाइन में होगा? अभी आपने ऊपर पढ़ा है सर 2 लाइन में होगा। क्यों? क्योंकि हर प्रिंट स्टेटमेंट अपने आउटपुट को न्यू लाइन में लेके जाता है। देखो आ रहा है ना 2 लाइन में, नमन और रजत। बट मैं क्या करता हूँ, नमन के बाद कॉमा, डबल कोट्स के बाद कॉमा, एक कीवर्ड लगाता हूँ एंड, और मैंने एंड लगाते ही मेरा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो समझ जाएगा कि अब मुझे नमन और रजत को एक साथ जोड़ना है, एक सिंगल लाइन में प्रिंट करना है। और एंड में कोई एक सिंबल दे दो जिसके थ्रू इनको जोड़ना है, दैट इज मैंने एक सिंबल दे दिया, एंड का सिंबल। तो अब आंसर में पता है क्या होगा, देखना बच्चों, नमन एंड रजत। देखो आया कि नहीं आया? तो आपने एंड का काम समझा। अब सर मान लो अगर मैं कुछ नहीं देना चाहता तो बीच में, अब जैसे मैं देखो कुछ एग्जांपल बढ़ा के दिखाता हूँ। रजत के बाद मैं एंड नहीं लगाता और यहाँ पे नाम लिखता हूँ मैं साक्षी। तो रजत के बाद साक्षी है, बट रजत के बाद एंड नहीं लगा तो साक्षी तो ज्वाइन होगा नहीं, ठीक है। तो साक्षी के बाद एंड लगा देता हूँ, एंड में डाल देता हूँ एक स्पेस, स्पेस से ज्वाइन करना है मुझे। प्रिंट किसको? अनुजा को। और अनुजा के बाद भी एंड लगा हुआ है और उसके साथ ज्वाइन करना है बिना किसी चीज़ के, मतलब बिना किसी स्पेस के, और प्रिंट कार्तिक को, ठीक है। और इतना ही छोड़ देता हूँ, कार्तिक के बाद एंड नहीं लगा। रन करूँगा तो देखो नमन रजत के साथ जुड़ेगा एंड कीवर्ड से, फिर साक्षी अलग लाइन में होगा क्योंकि रजत के बाद एंड नहीं लगा, बट साक्षी के साथ अनुजा, अनुजा के साथ कार्तिक। एक बार रन करते हैं कोड को, ये देखो आया ना आउटपुट। होप क्लियर है सभी को आउटपुट, ठीक है। अब कार्तिक के बाद जैसे एंड नहीं लगाता मैं और प्रिंट कर देता हूँ अलग नाम, अपना नाम, दैट इज प्रिंस, तो देखना वो अलग लाइन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कार्तिक के बाद एंड लगाया ही नहीं है। और मैं रन करता हूँ, ये देखो। तो होप सभी को एंड कीवर्ड भी क्लियर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था एंड, क्योंकि आगे बड़ी क्लासेस में 12th में इसी एंड कीवर्ड के दम पे आउटपुट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं पेपर में। सच बता रहा हूँ मैं, ये बस छोटी सी चीज़ लग रही होगी, बट 12th के बोर्ड एग्जाम में जब आउटपुट का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसी एंड के दम पे वो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कोड को और बच्चा वहीं आंसर गलत कर देगा, क्योंकि वो अलग अलग लाइन में लिख देगा और मार्क्स कट जाएंगे उसके, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है कि अगर आपको एक ही प्रिंट में मल्टीपल वेरिएबल प्रिंट करना है, मल्टीपल वैल्यूज कैन बी डिस्प्लेड यूजिंग सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट। सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज कैसे डिस्प्ले कर सकते हो वो देखना है। कॉमा सेपरेटेड पास होती है वैल्यूज बच्चे, कॉमा सेपरेटेड कैसे? मैं एक कोडिंग एग्जांपल से समझा देता हूँ इस चीज़ को। मैं लिखता हूँ एक ए नाम का वेरिएबल, उसकी वैल्यू देता हूँ 10, एक बी नाम का वेरिएबल, उसको एक डेसिमल वैल्यू दे देता हूँ 56.5, एक सी नाम का वेरिएबल, उसको एक बुलियन वैल्यू दे देता हूँ ट्रू, और एक डी नाम का वेरिएबल, उसमें स्ट्रिंग पास कर देता हूँ मैं अपना नाम, ठीक है। अब बस करना क्या है, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, प्रिंट किया कॉमा सेपरेटेड। अब जब मैं रन करूँगा इसे तो आउटपुट आप नोटिस करना कि चारों की चारों चीज़ें आ गई, कॉमा की जगह स्पेस आ जाता है आउटपुट में, बस कॉमा की जगह देखो स्पेस आ जाता है, ए बी सी डी आ गया ना। तो सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट से आप कैसे मल्टीपल वेरिएबल्स प्रिंट कर सकते हो, आपने ये भी देख लिया। और लास्ट एग्जांपल बच्चों, लास्ट एग्जांपल जिसके में हमें पढ़ना है एग्जांपल 6, वो है स्लैश एन। स्लैश एन क्या है बच्चों? एक एस्केप सीक्वेंस है। स्लैश एन इज एन एस्केप सीक्वेंस used to display the data in a न्यू लाइन में डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। कैसे? ध्यान से सुनना मेरी बात। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग नोटिस करना उस कोड को कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने लिखा प्रिंट, और इसी में लाइन से सबके नाम, राहुल स्पेस रजत स्पेस कुणाल स्पेस प्रिंस स्पेस अनुष्का,
ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस कोड को रन करूँगा आउटपुट कितनी लाइन में आएगा? ऑब्वियस है सर, एक प्रिंट है तो एक ही लाइन में आएगा। देखो एक ही लाइन में आया, बट आप चाहते थे कि मेरे यार ये सारे नाम अलग अलग लाइन में आए और मैं प्रिंट भी मल्टीपल नहीं लगाना चाहता। अब बस करो क्या, सबके आगे स्लैश एन लगा दो। राहुल के बाद से रजत के आगे, कुणाल के आगे, प्रिंस के आगे और अनुष्का के आगे। बस स्लैश एन क्या करेगा, इससे पहले कि वो नाम को प्रिंट, जैसे राहुल तो उसने प्रिंट किया, अब रजत प्रिंट करने से पहले वो न्यू लाइन कर देगा। क्या कर देगा? न्यू लाइन। तो रजत अगली लाइन में चला जाएगा, ये देख सकते हो आप लोग। ऐसे ही सबके लिए न्यू लाइन करेगा और वो सारा डेटा अगली लाइन में जाके आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली प्रिंट फंक्शन हमारा खत्म। अगर आप प्रिंट फंक्शन के बारे में इतनी बातें जानते हो जितना मैंने अभी आपको करा दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे 11th 12th कहीं पे भी प्रिंट फंक्शन में कहीं कुछ फंसोगे। और ये समझ लो कि आप लोगों का ऑलमोस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन जो पहला चैप्टर था वो छोटा सा चैप्टर था, उसमें बस इतना ही था और कुछ नहीं था। आप उसकी एक्सरसाइज भी देखोगे ना, आपकी जो सुमिता अरोड़ा, प्रीति अरोड़ा जो भी चल रही है उसमें यही क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेंगे उसके अलावा। तो बच्चों होप सभी को क्लियर हुआ, चैप्टर हमारा खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करूँगा पाइथन फंडामेंटल्स। वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए वो पार्ट्स में आएगा बच्चों, वो पार्ट्स में आएगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ पढ़ाना है। ऑपरेटर्स पढ़ाने हैं, टोकन्स पढ़ाने हैं, फिर वर्किंग दिखानी है, क्वेश्चंस कराने हैं कुछ। इस पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन उतना कोई खास बनने वाला है, और बस आपको बस इतना समझ लेना था और कुछ नहीं था, ठीक है। बट अगले चैप्टर के क्वेश्चन बनेंगे। तो होप सभी को आज का लेक्चर क्लियर हुआ। अगर बच्चों इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दो, क्योंकि ये सीरीज़ आपको कोडिंग में ज़ीरो से हीरो बना देगी एकदम, और आप लोगों को इंटरेस्ट आ जाएगा बिल्कुल कोडिंग में। और हो सकता है आप अपने 12th के बाद भी सोच लो फिर आगे कोडिंग को ऑप्ट करने का, ठीक। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, नोट्स चाहिए तो कमेंट में बोल दिया करो, मैं कर दूंगा आप लोगों को, मेल आईडी लेके या इंस्टाग्राम लेके कुछ भी करके कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना है बच्चों। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।